नमस्कार, मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। भारत अपनी स्वतंत्रता के 80 साल पूरे होने के अवसर पर जश्न मना रहा है। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से 13वीं बार देशवासियों को संबोधित किया है। एक तिरंगा, एक देश, लेकिन आजादी के जश्न के रंग अनेक। कहीं देशभक्ति के गीत गूंजे, कहीं लोक नृत्य ने समा बांधा, कहीं जवानों की परेड ने शौर्य की तस्वीर पेश की, तो कहीं बच्चों और युवाओं ने अपने हुनर से राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया। बिल्कुल, और देश की राजधानी दिल्ली से लेकर कश्मीर की वादियों तक, गुजरात से लेकर पूर्वोत्तर के राज्यों तक, आज हर प्रदेश ने अपने अपने अंदाज में लगातार हम देख रहे हैं कैसे आज़ादी का जो पर्व है वो मनाया जा रहा है। और ये सिर्फ तिरंगा फहराने का दिन नहीं है, ये उस विविधता का उत्सव भी है जो भारत को भारत बनाती भी है। एक देश से दूसरे देश तक भी अगर हम बात करें, सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूरी दुनिया में जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है। न्यूजीलैंड और फिजी में सूर्योदय के साथ ही सूर्य पर तिरंगा अभियान की भी शुरुआत हुई। सूर्य पर तिरंगा ग्लोबल रिले में भारत की आज़ादी के उन अनगिनत योद्धाओं को आज पूरी दुनिया सलाम कर रही है जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देश को गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद कराया। तो आइए तस्वीरों और रंगों के साथ देखते हैं कैसे देश के अलग अलग राज्यों में मनाया गया आजादी का ये महापर्व और कैसे हर रंग में दिखाई दी एक ही भावना, राष्ट्र प्रथम। चलिए शुरुआत इस वक्त की अहम सुर्खियों के साथ। 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 13वीं बार फहराया तिरंगा। पहली बार लाल किले पर राष्ट्रगान के साथ गूंजा राष्ट्रगीत वंदे मातरम। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से विकसित भारत के लिए शक्ति की सप्तधारा का किया आह्वान। मैन्युफैक्चरिंग पावर, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण से लेकर रक्षा क्षेत्र तक के जरिए 2047 तक देश को विकसित बनाने का रखा लक्ष्य। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं के लिए लाल किले से किया बड़ा ऐलान। 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को मिलेगी एआई स्किल ट्रेनिंग। डिजिटल नेटवर्क के जरिए युवाओं को फ्री ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा। पीएम मोदी ने देश में सिविल डिफेंस के आधुनिक और बड़े नेटवर्क को बनाने की घोषणा। देश में नक्सलवाद के खात्मे पर कहा, हथियारी नक्सल गए लेकिन दिमागी नक्सली मौके की ताक में, उन्हें पहचानने की है जरूरत। और राज्यों में स्वतंत्रता दिवस की धूम। दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों ने फहराया तिरंगा। सूर्य पर तिरंगा ग्लोबल रिले के तहत विदेशों में भारतीय दूतावासों में भी मना देश की आजादी का पर्व। चलिए इन सभी सुर्खियों के बाद अब विस्तार से जानते हैं कैसे 80वां स्वतंत्रता दिवस देश में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से उन्होंने ध्वजारोहण किया। ये पहला अवसर रहा जब राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ। और राष्ट्र वंदे मातरम की रचना की 150वीं वर्षगांठ जो है वो हम मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 13वीं बार लाल किले से राष्ट्र को संबोधित भी किया। उन्होंने देश के संकल्पों, भारत की महान विभूतियों के सपनों और युवाओं की भागीदारी को विकसित भारत के लिए जरूरी बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को रिफॉर्म की प्रक्रिया को जारी रखना होगा, कार्य की रफ्तार तेज करनी होगी और प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित हो। सभी सरकारें मिलकर काम करें, तभी विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने शक्ति की सप्तधारा का आह्वान किया। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्तधारा का आवाहन करता हूं। पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग पावर। हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना होगा। डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का भरोसामंद केंद्र बनना होगा। इस सप्तधारा की दूसरी शक्ति है कृषि और फूड प्रोसेसिंग। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। अब दुनिया के बाजार खुल चुके हैं। एफपीए के कारण हमें एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है, हमें वहां पहुंचना है। मेरी सप्तधारा की तीसरी शक्ति है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। आज जमाना एआई का है, क्वांटम का है, स्पेस का है, रोबोटिक्स का है,
डेटा सेंटर्स का है। पूरी तरह एक नया क्षेत्र खुल चुका है और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ये भी हर पल हमें चुनौती दे रही है और इसलिए देश को दुनिया के लिए मार्केट नहीं बना देना, हमें इनोवेशन का हब बनना है। सप्तधारा की चौथी शक्ति है गति शक्ति। ये गति शक्ति देश के अंदर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा। हमारी पांचवी शक्ति है सप्तधारा की, वो है रक्षा शक्ति। और ये रक्षा शक्ति का महत्व हर प्रकार से है। डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है, इसके बिना कोई चारा नहीं है। विश्व जब अपनी अपनी ही सोच रहा है तब भारत विश्व के लिए बाजार बन करके नहीं रह सकता है। हमें डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना होगा। सप्तधारा की छठी शक्ति है ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, जो ग्रीन जॉब को भी जन्म देती है। हमें ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग इन ग्लोबल स्केल हमें पा करके रहना है। सातवीं धारा है और दुनिया के लिए इसका अपना भी एक महत्व है और वो है भारत का सॉफ्ट पावर। भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत है। साथियों, सप्तधारा की इन 7 शक्तियां, सप्त शक्तियां, उद्देश्य सिर्फ एक सेक्टर में प्रगति करने का नहीं है। एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हमें राष्ट्र को जो लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं, जो एम्बिशन लेकर के चल रहे हैं, उस स्केल को हमें पार करने की दिशा में काम करना है। तो विकसित भारत के निर्माण में क्या है शक्ति की सप्तधारा, जिसका विजन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से रखा है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको ये 7 धाराएं बताते हैं जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया है। इस सप्तधारा में पहला है मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें हम देखेंगे किस तरीके से ना सिर्फ कम लागत, ज़्यादा प्रतिस्पर्धा और बेहतर गुणवत्ता और वैश्विक पहचान इसके जरिए हमें कैसे मिलती हुई नजर आ सकती है। बड़े पैमाने पर उत्पादन यानी प्रोडक्शन जो है वो कैसे हम बढ़ाएं, और इसके साथ साथ जब हम ग्लोबल वैल्यू चेन की बात करते हैं, सप्लाई की बात करते हैं, वहाँ कितना इसका लाभ मिलेगा। और साथ ही दूसरी है कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, यानी कृषि उत्पादों की जो बढ़ोतरी है वो हमें करनी होगी और उनको एक वैश्विक ब्रांड के रूप में स्थापित करना होगा। यानी अब और नए बाजार जो हैं उनको यहाँ पर हमें खोजना होगा। तो शक्ति धारा यानी कि सप्तधारा जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उसकी तीसरी शक्ति है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। प्रधानमंत्री ने सप्तधारा की तीसरी शक्ति टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन को बताया। उन्होंने कहा कि ये रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, स्पेस और डेटा सेंटर का दौर है और भारत को उभरती तकनीकों में वैश्विक इनोवेशन हब बनाने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। चौथी शक्ति है गति शक्ति। सप्तधारा की ये चौथी शक्ति है। प्रधानमंत्री मोदी ने तेज और निर्बाध कनेक्टिविटी पर जोर देते हुए कहा कि शहरों को हाई स्पीड रेल से जोड़ना होगा। पांचवी शक्ति है रक्षा शक्ति, और कैसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना है अब ये भारत के लिए जरूरी है। भारत केवल दुनिया के लिए बाजार बनकर नहीं रह सकता, बल्कि उसे रक्षा क्षेत्र में वैश्विक आपूर्तिकर्ता बनने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने जिक्र किया यहाँ पर ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी का, किस तरीके से हमारी जो जलीय संसाधन है जिसे ब्लू इकोनॉमी कहा जाता है उसका फुल यूटिलाइजेशन एक तरीके से अगर देखा जाए कैसे कर सकते हैं। और सातवीं सप्तधारा यानी सॉफ्ट पावर, हम जब भारत को देखते हैं, फिर चाहे योग का जिक्र किया जाए, आयुर्वेद की बात करें या समग्र स्वास्थ्य को देखें, और खासतौर से पर्यटन में तमाम जो अवसर हैं, तमाम जो संभावनाएं हैं, उनको देखते हुए किस तरीके से एक वैश्विक पहचान जो है वो मिल सकती है। भारत की यहाँ पर जब हम सांस्कृतिक विविधता को देखते हैं, ये तमाम जो मुख्य बातें हैं प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहीं, और ये अगर खासतौर से देखा जाए जो सप्तधारा की बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं भारत को जोड़ती हुई नजर आती है भावना, क्योंकि इसी सप्तधारा से भारत आज जुड़ा हुआ है और एक नए भारत, विकसित भारत की तरफ अगर हम देखें तो वहां उसकी तरफ अग्रसर भी नजर आता है। बिल्कुल, विकसित भारत की नई धारा का यहां आह्वान हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की क्षमता को पहले सप्त सिंधु के रूप में समझा जाता था, आज ये शक्ति की सप्तधारा जुड़ गई है। विकसित भारत में कैसे ये शक्ति की सप्तधारा काम आएगी और कैसे ये विकास का इंजन बनेगी, इसको लेकर प्रधानमंत्री ने ये 7 शक्तियों का आज आह्वान किया है, जिसमें ये 7 शक्तियां जब एक साथ मिलेंगी तो विकसित भारत एट 2047 का जो लक्ष्य है, जो विजन है, जो सपने हैं, वो साकार होते हुए नजर आएंगे।
बिल्कुल, और खासतौर से प्रधानमंत्री का जो विजन है विकसित भारत, प्रधानमंत्री कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि जो हमारे राज्य हैं अलग अलग, पहले उनमें हमें देखना होगा कैसे जो विकास है वो और बेहतर हो, यानी उनको विकसित करना होगा। और किस तरीके से जब हम आज ये 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं तो अलग अलग राज्यों में किस तरीके से इसको मनाया जा रहा है और किस तरीके से प्रधानमंत्री के संबोधन को देखा जा रहा है, ये हम जानेंगे। इसके लिए पहले रुक करेंगे ईटानगर का, जहां से हमारे संवाददाता दिनेश जो हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे साथ लाल चौक से अनीस भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले दिनेश, आपसे मैं जानना चाहूँगा, अगर बात की जाए ईटानगर की, क्योंकि पहले भले ही ये ऐसा क्षेत्र मान लिया जाता था जो कि विकास की मुख्य धारा में नहीं था, लेकिन पिछले 12 वर्षों की बात की जाए तो हमने देखा है कि कैसे वहाँ विकास को ना सिर्फ तवज्जो दी जा रही है बल्कि विकास की शुरुआत की जो बात है वहाँ से की जाती है। कितना बड़ा बदलाव इन 12 वर्षों में आया है और आज के संबंधन को किस तरीके से देखा जा रहा है? मुकुल, जहां तक हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में पिछले 12 वर्षों में बहुत तेजी से विकास हुआ है। पहले यहाँ रेलवे नहीं थी, रेलवे कनेक्टिविटी हो गया। आप लोग दिल्ली से ईटानगर तक आसानी से ट्रेन में बैठकर आना जाना कर लेते हैं। पहले यहाँ पे एयरपोर्ट नहीं था, एयर कनेक्टिविटी हो गया। अब लोग दोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर से लोग सीधे कोलकाता और दिल्ली के लिए उड़ान भरते हैं। तो जहां तक बोला जाए, पहले जो है कनेक्टिविटी इतनी पुअर थी कि एक जगह से दूसरे जगह, एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से दूसरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाने में कई घंटे लग जाते थे। लेकिन अब कनेक्टिविटी इतनी बेहतर हो गई है कि लोग राज्य के एक कोने से दूसरे कोने में कुछ घंटों में पहुंच जाते हैं। तो जहां तक कहा जाए कि जो कनेक्टिविटी है, जो पिछले 12 सालों में जो कनेक्टिविटी इतनी तेजी से बेहतर हुई है कि लोग आत्मनिर्भर हो रहे हैं। गांव के जो प्रोडक्ट हैं वो शहर में आसानी से पहुंच रहे हैं। और यहाँ पे पहले सबसे बड़ी समस्या हेल्थ की थी। कोई अगर छोटा मोटा भी बीमार होता था उसको दिल्ली और गुवाहाटी जाना पड़ता था, लेकिन यहाँ में पहला मेडिकल कॉलेज टिम्स खुला, जिसके कारण यहाँ के बच्चे अब यहीं पर MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ पे अपने गाँव में सेवा दे रहे हैं। बिल्कुल दिनेश, लेकिन कैसे आजादी का पर्व जो है आज वहां मनाया जा रहा है? जहां तक अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश का हर बच्चा, हर नागरिक देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। और यहाँ पे जो है हर घर में तिरंगा लगाया गया है। और दूसरी बात कही जाए, जो बॉर्डर की एरिया है, जैसे तवांग का हमारा जो है मुक्तो क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश में जो अंजाव का काहो इलाका है, फिर इसके बाद सियोमी जिले का मोनीगोंग है, हर जगह जो है भारतीय सेना ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर तिरंगा यात्रा निकाली और देशभक्ति की भावना का संचार किया। और जहां तक हम बात करें, अरुणाचल प्रदेश में मुख्य समारोह जो है राजधानी ईटानगर में हुआ है, जहां मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तिरंगा फहराया और प्रदेश के लोगों को शुभकामनाएं दी। और जिस जगह से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं, इस जगह का नाम ईटा फोर्ट है, जो कि 14 और 15वीं सदी में बना है। और इसी ईटा फोर्ट के नाम पर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का नाम ईटानगर पड़ा है। जी बिल्कुल दिनेश, और साथ ही हमारे जो संवाददाता हैं अनीस, वो लाल चौक से हमारे साथ जुड़े हैं जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं और खासतौर से लाल चौक की बात की जाए। अनीस, बहुत कुछ बदलाव हमने यहाँ पर देखा है, लेकिन फिलहाल आज की अगर हम बात करें, जो जश्न आज़ादी है, किस तरीके से वहाँ देखने को मिल रहा है? जी देखिए, मैं यहाँ लाल चौक में खड़ा हूँ, मेरे पीछे घंटाघर है और यहाँ सुबह से काफ़ी सारे लोग सुबह से आ रहे हैं, जा रहे हैं। न कि सिर्फ जो यहाँ के बसिंदर है बल्कि टूरिस्ट जो कश्मीर अभी विजिट कर रहे हैं वो भी यहाँ पे खड़े होके यहाँ पे इस सेलिब्रेशन में हिस्सा ले रहे हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारे नारेबाजी भी हो रही है, शहीदों को याद भी किया जा रहा है और उसके अलावा जो नेशनल फ्लैग है उसको लहराया जा रहा है। उसके साथ जल से जुलूस भी हो रहा है और काफी सारा उत्साह का माहौल है। हम आपके पीछे देख रहे हैं कि बहुत हलचल चल रही है, यहाँ से निकल के लोगों के हाथों में तिरंगा है, डल लेक है वहाँ भी। अनीस, पीछे लोगों के हाथों में तिरंगा है। अगर आप अपने कैमरा पर्सन को बोलेंगे कि हमें वो तस्वीरें साझा करें, हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी सारे लोग हैं अभी तिरंगा लेके। मैं अपने कैमरामैन को बोल देता हूं कि थोड़ी सी तस्वीरें आपके साथ शेयर करें। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे जमा हुए हैं और बिल्कुल घंटाघर के नीचे, जो एक टाइम पे ये काफ़ी कवर्ड रहता था सिक्योरिटी और काफ़ी सारे लोग यहाँ आने से गुरेज करते थे, लेकिन आज
पिछले 1-2 सालों से तो है ही, लेकिन इस साल बहुत सारे लोग यहाँ पे जमा हुए हैं और तिरंगा हाथ में लेके यहाँ से वो यहाँ पे वो खड़ा रह रहे हैं। और उसके बाद यहाँ से निकल के वो काफ़ी जो पास के इलाके जैसे डल लेक है, वो टूरिस्ट इलाका है, वहाँ से भी जुलूस के शक्ल में वहाँ से चल रहे हैं और साथ ही साथ जो राष्ट्र संगीत है उसको गुनगुनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें न सिर्फ लोकल यहाँ पे मौजूद है बल्कि जो टूरिस्ट भी है वो भी इस मंजर को देख के इन सेलिब्रेशंस का में हिस्सा ले रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप इसके पीछे भी जो बाकी इलाके हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, वहाँ पे भी काफ़ी सारे ऐसी ही रैलीज मुनक़द की गई हैं और काफ़ी सारे लोग जो हैं इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। ये तो श्रीनगर की बात है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरी वादी में जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, सरकारी बिल्डिंग्स हैं और सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे आज सेलिब्रेशंस मुनक़द किए गए। उसमें सरकारी एम्प्लॉयज़ ने, कहीं कहीं स्टूडेंट्स ने भी और जो आम लोग हैं उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले लिया। बिल्कुल अनीस, अगर पहले के कुछ सालों में देखें तो इस तरीके की तस्वीर नहीं दिखती थी। यहाँ खौफ कहीं ना कहीं उसका साया रहता था, लेकिन जिस तरीके से बयार बदली है और भारत सरकार की नीतियां रंग लाई हैं, कहीं ना कहीं आज जिस तरीके की देशभक्ति दिख रही है और जिसमें सराबोर इस समय लाल चौक दिख रहा है, ये अलग नजारा है। ये विकास की तरफ बढ़ता हुआ लाल चौक है, ये विकास की तरफ बढ़ता हुआ श्रीनगर है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। इससे पहले जो खास करके 2019 से पहले यहाँ पे बिल्कुल भय का माहौल होता था। लोग कतराते थे, गुरेज करते थे इस इलाके से आने के लिए, क्योंकि लगातार डर का माहौल था। लेकिन पिछले 5 सालों में धीरे धीरे ही, और आज दूसरी साल लगातार यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं है और काफ़ी सारे लोग जो है उत्साह से यहाँ इन सेलिब्रेशंस में हिस्सा ले रहे हैं। हर तरफ तिरंगा ही तिरंगा लहरा रहा है और जो यहाँ पे दुकानें हैं, लोगों के घर भी आसपास है या सरकारी बिल्डिंग्स हैं, उनको पूरी तरह से तिरंगे में इल्यूमिनेट किया जा रहा है और काफ़ी सारे बच्चे भी यहाँ पे इन सेलिब्रेशंस में हिस्सा ले रहे हैं। खेल कूद का भी माहौल है और उसके अलावा सेलिब्रेशंस का भी माहौल है और याद भी कर रहे हैं कि पिछले कई सालों में हमारे साथ क्या गुजरी। और आज जो मंजर है, कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत है कश्मीर की और कश्मीर में रहने वाले लोगों की। यहाँ पे आगे वाले साल जो आने वाले वो विकास की तरफ बढ़ रहे हैं और आने वाले साल वो उम्मीद कर रहे हैं कि इससे भी बेहतर हो। बिल्कुल, लगातार बेहतर होती हुई जो स्थितियां हैं वो नज़र आती हैं अलग अलग राज्यों में। साथ ही दिनेश, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि जब हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं या खासतौर से पूर्वोत्तर राज्यों की जब बात की जाए, परिस्थितियां ज़ाहिर तौर पर विपरीत रहती थी, लेकिन जब विकास के नज़रिए से देखा जाए अब सब एक समान नज़र आता है, बल्कि जो प्राथमिकता है वो वहाँ दी जाती है। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए, जैसा अनीस हमें बता रहे थे किस तरह अलग अलग अंदाज हैं जब हम आज़ादी का जो पर्व मनाते हैं, वहाँ पर किस अंदाज में जो आज़ादी का जश्न है उसको मनाया जा रहा है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश में 26 जनजातियां हैं और 100 से अधिक उप जनजातियां हैं। तो यहाँ सभी जनजातीय लोग जो अपने पारंपरिक परिधान को पहनकर जो है यहाँ पर त्योहार को मनाते हैं और अपने जनजातीय विरासत के संरक्षण का भी संदेश देते हैं। देश की आज़ादी के पर्व के साथ ही अपने जनजातीय विरासत के संरक्षण का भी जो है संदेश देते हैं। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर हैं, तो उनसे मैं आपसे बात कराता हूँ। मैडम, अरुणाचल प्रदेश में किस तरह से 15 अगस्त मनाया जाता है? सबसे पहले हम सब देशवासियों को इंडिपेंडेंस डे की विश करूँगी। सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग अरुणाचल में हर साल और हमेशा इसी तरह मनाते हैं कि हम लोग तो हमारा ये में नेशनल फ्लैग को हमारा सीएम साहब, हमारा गवर्नर होस्ट कर लेता है सुबह को 9 बजे। तो हम लोग जगह जगह में जाके हम लोग अपना जो मनपसंद जगह में जाके हम लोग इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट भी करते हैं। खास करके हम लोग महिलाएं और हम लोग अपना ट्रेडिशनल ड्रेस में अपना जो भी हमारा यहाँ में 28 डिस्ट्रिक्ट है और उसमें अलग अलग जनजाति के लोग रहते हैं। तो हम लोग का बहुत से ट्रैप है। विकास से किस तरह से यहाँ के लोगों की मतलब की स्थिति अच्छी हुई है? अभी तो बहुत सुधार आ गया है हम लोग का यहाँ में। पहले तो हम लोग बहुत तकलीफ था। अभी पिछले 9, 10, 11 साल से
हम लोग का यहाँ में विकास बहुत तेज़ी से बढ़ा है। हम लोग का यहाँ पहले रेलवे स्टेशन ये नहीं था, सुविधा नहीं था, बहुत तकलीफ होता था, और अभी वो भी आ गया है। और हमारा पहले यहाँ में हम लोग का यहाँ एयरपोर्ट नहीं था, तो हम लोग को बहुत तकलीफ था। अभी हम लोग 3 घंटा में दिल्ली पहुँच जाता है, कलकत्ता पहुँच जाते हैं। हमारा दोनीपोलो एयरपोर्ट आ गया है, तो हमारा सीएम पेमा खांडू जी का वजह से ये सब, जब से वो हमारा यहाँ में सीएम बनना है तब से तेजी से विकास बढ़ रहा है। भावना, आप देख सकती हैं कि किस तरह से यहाँ के लोग जो पारंपरिक परिधानों से सुसज्जित हैं और किस तरह से यहाँ के लोगों की स्थिति जो है बदली है, तस्वीर और तकदीर दोनों स्थिति बदली है। और साथ ही साथ ये रंग भी साफ तौर पर दिनेश दिखा रहे हैं कि किस तरीके से देशभक्ति के रंग में इस समय सराबोर है ईटानगर। दिनेश और असीम, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अलग अलग राज्यों के रंग हमारे दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे, लेकिन यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। इस स्वतंत्रता दिवस आइए उस जज्बे को सलाम करें जो भारत को आगे बढ़ाता है, दिल में हौसला और आने वाले कल की उम्मीद के साथ। न्यू इंडिया एश्योरेंस आपकी हर यात्रा और हर कल की सुरक्षा के साथ। आप सभी को गौरवमय और आनंदमय स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट की ओर से देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। छोले दा या लोबे दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से, और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारी इस विशेष पेशकश में। लगातार आपको बता रहे हैं किस तरीके से आज़ादी का जो जश्न है वो कैसे मनाया जा रहा है देश भर में। लेकिन उससे पहले हमने देखा था लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नक्सल के खात्मे पर कहा कि जहां कभी नक्सल की गोलियां चलती थी और वहां आज विकास जो है वो देखने को मिलता है। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। इसके साथ अगर आपको हम छत्तीसगढ़ की तस्वीरें दिखाएं तो छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से आज स्वतंत्रता दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर देश को एक नया और सशक्त संदेश मिला है। एक समय जो नक्सली 15 अगस्त के दिन बस्तर के जंगलों में काला झंडा फहराकर संविधान और सरकार को चुनौती दिया करते थे, उन्होंने आज उसी राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के सामने पूरी निष्ठा से अपना शीश झुकाया। कांकेर जिले में 27 आत्मसमर्पित नक्सलियों ने सामूहिक रूप से राष्ट्रध्वज को सलामी दी और भारत के संविधान पर अपना अटूट विश्वास व्यक्त किया। बंदूक का साया छोड़कर मुख्यधारा में लौटे इन युवाओं की आंखों में आज हिंसा नहीं बल्कि देश के तिरंगे के प्रति सम्मान और बेहतर भविष्य की उम्मीद नजर आई। ये लोग मुला कैंप में हुनर से अपनी जिंदगी को संवार रहे हैं।
तो ये सिर्फ बंदूक छोड़ने की कहानी नहीं है, बल्कि बंदूक से पुनर्वास तक एक नए सफर की शुरुआत है। पहली बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के बाद आत्मसमर्पित नक्सलियों ने अपने अनुभव और खुशी जाहिर की है। पहले तो ऐसा 15 अगस्त में कभी शामिल नहीं हुए, लेकिन इस बार पहले बार शामिल हुए तो अभी ठीक ही लग रहा है। 15 अगस्त यहाँ मानने का सभी के साथ मान रहे तो अच्छा ही लग रहा है। राष्ट्रगान भी गाए, वहाँ झंडा फहराए, सब सजाए वहाँ पे। 15 अगस्त के दिन में हमें तिरंगा झंडा दिवस के मौका में शामिल होने के मौका भी मिला और आगे तक मौका रहेगी ही, ताकि हम तिरंगा झंडा को गर्व महसूस करते हैं। और मुख्य धारा के लौटने के बाद कौशल विकास योजना ये सरकार चला रही है, इसमें कुछ प्रशिक्षण भी दी जा रही है। उसमें हम सीख रहे हैं अपने भविष्य को उजागर करने के लिए। और मुख्य धारा के तौर पर रहकर संविधान को मानते हुए संविधान के दिए हुए धाराओं को लेकर हम अपने आज़ादी के लिए, आज़ादी जो मिली है इस आज़ादी के तहत इस समाज में जुड़कर हमें रहना है, कार्य करना है और अपना भविष्य को आगे की ओर बढ़ाना है। हम लोग पहले जंगल में थे तब तो काला झंडा फहराते थे। अब यहाँ समर्पण करने के बाद अभी के बाद 2 बार हो रहा है तिरंगा झंडा फहरा रहे हैं। तो अभी यहाँ आने के बाद कि सब कुछ पता चला कि कैसा है कैसा नहीं है करके, तो हम अभी संविधान के ऊपर, संविधान के अनुसार ही हम कुछ कानून के दायरे में रहकर भी हम काम करना चाहते हैं समाज के सामने। तो सुना आपने ये आत्मसमर्पित जो नक्सली थे, किस तरीके से एक बड़ा बदलाव इनकी ज़िंदगी में आया। और पहली बार हम भले ही आज़ादी के जब 80वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, लेकिन उनका कहना था कि पहली बार वो इस तरह के जश्न में शामिल हुए हैं। राष्ट्रध्वज जो है वो फहराया जा रहा है। हमारे संवाददाता दंतेवाड़ा से सोमेश पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोमेश, जानना चाहेंगे आपसे भी किस तरीके से जो एक बड़ा बदलाव अगर देखा जाए, नक्सल मुक्त भारत की बात हम करते थे वो आज हमारे सामने है, और जिस तरीके से वो हाथ जिन्होंने हमने देखा था जो कि हथियार उठाते थे, आज ना सिर्फ वो उनका हुनर जो है वो उनके सामने है, आत्मनिर्भर वो हो रहे हैं। और शायद यही एक बदलता भारत है जो नज़र आता है, और वहाँ पर क्या कुछ उनका योगदान हो सकता है एक सामान्य नागरिक के तौर पर, वो हम देख पा रहे हैं जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं उनको भी। जी, बस्तर वही इलाका है जो पिछले 6 दशक से नक्सल मूवमेंट को लेकर, बारूद को लेकर, बम बारूद को लेकर इसकी चर्चा रहती थी। लगातार बस्तर वही इलाका है जो नक्सलियों के खौफ की वजह से बस्तर को जाना जाता था। लंबे समय तक इस इलाके ने नक्सल समस्या को झेला है, लेकिन 31 मार्च 2026 के बाद पूरे बस्तर से नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो गया है। सुकमा, दंतेवाड़ा, कांकेर, बीजापुर, ये वो इलाके हैं कि नक्सलियों का नाम सुनते आम नागरिक शाम को घर से निकलने से डरते थे। लोगों में दहशत का माहौल रहता था, लोग खौफ में रहते थे, लोग एक दूसरे से बात नहीं करते थे, लोग ध्वजारोहण नहीं करते थे। मैं सुकमा इलाके की बात करूं तो सुकमा का जो दूरस्थ इलाका है, उस इलाके में जो लोग थे उनसे जब हम बातचीत कर रहे थे तो उनका साफ तौर पे कहना था कि हम अब आजाद हो चुके हैं। जिस तरह से 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली, तो उसी तरह से इनका साफ तौर पे कहना था कि हम आजाद हो गए। जिस तरह से ये उस इलाके में इनको जाने से डर लगता था। सबसे महत्वपूर्ण बात था कि हमने सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर के इलाकों में जब आत्मसमर्पण नक्सलियों से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कोई 15 साल, कोई 20 साल, कोई 21 साल, कोई 30 साल तक नकली संगठन में था और वो मुख्य धारा में जुड़ गए हैं, पुनर्वास हो गए हैं, वो ट्रेनिंग सीख रहे हैं। अलग अलग ट्रेनिंग के माध्यम से कोई सिलाई मशीन सीख रहा है, कोई कंप्यूटर सीख रहा है। तो ये बस्तर, बदलते बस्तर की तस्वीर है। बस्तर का नाम सुनते ही लोगों में एक दहशत का माहौल रहता था, एक खौफ रहता था। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संबोधित करते हुआ कि हमने जो संकल्प लिया था नक्सलवाद को खत्म करने का, वो नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो चुका है। लेकिन एक बात समझने की जरूरी है, जो युवाओं को बरगला रहा है, जो लगातार नक्सल गतिविधि में जो लोग शामिल हैं, उन्हें सावधानी रखने की जरूरत है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो आत्मसमर्पण नक्सली हैं। मैं दंतेवाड़ा के लवलीहुड कॉलेज में हूं, जो लंबे समय तक। और आइए सीधा रुख करते हैं राष्ट्रीय समर स्मारक का।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नेशनल वॉर मेमोरियल यानी राष्ट्रीय समर स्मारक पहुंच चुकी हैं उन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। आज देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस मौके पर आप देख सकते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय समर स्मारक पर। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके साथ हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन वीर जवानों को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगी। देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय समर स्मारक पहुंची हैं। स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को नमन किया जा रहा है। ये खास तस्वीरें
तो आज का दिन उन वीर जवानों के बलिदान को याद करने का भी, और उसी को लेकर हमने देखा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंची थी, अपने श्रद्धा सुमन उन्होंने अर्पित किए। और ये आज का जो दिन है अपने आप में काफ़ी अहम भी है, ऐतिहासिक हो जाता है। भले ही आज हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हों, लेकिन जो शहीद हुए हैं, जो उनका अदम्य साहस था, जो कि गौरव गाथा है, उसको हमें भूलना नहीं चाहिए। और उसी को याद करते हुए हमने देखा यहाँ पर जो तस्वीरें आई राष्ट्रीय समर स्मारक से। फिलहाल हमारा जो कार्यक्रम है आगे भी जारी रहेगा, अलग अलग राज्यों से भी आपको बताएंगे किस तरीके से मनाया जा रहा है आज़ादी का पर्व। लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इस स्वतंत्रता दिवस आइए उस जज्बे को सलाम करें जो भारत को आगे बढ़ाता है, दिल में हौसला और आने वाले कल की उम्मीद के साथ। न्यू इंडिया एश्योरेंस, आपकी हर यात्रा और हर कल की सुरक्षा के साथ। आप सभी को गौरवमय और आनंदमय स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट की ओर से देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। देखी 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 देखी
देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है। Great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। देश आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। हर राज्य में अलग अलग रंग जरूर नजर आ रहे हैं इस पूरे जश्न के, लेकिन जज्बा एक ही है, देशभक्ति का और उन वीर शहीदों को याद करने का, उस शौर्य और पराक्रम को याद करने का। हम लगातार आपको अलग अलग राज्यों के अलग अलग रंग दिखा रहे हैं और हमारे साथ दो संवाददाता इस समय जुड़े हुए हैं। सोमेश पटेल दंतेवाड़ा से, साथ ही प्रणय लाथे झारखंड से जुड़े हुए हैं। यहाँ प्रणय का रुख करेंगे और झारखंड से तस्वीरें क्या आ रही हैं स्वतंत्रता दिवस को लेकर, वहां किस तरीके से पूरे जोश के साथ इस समय स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। प्रणय जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि खासकर अभी मैं जिस जगह पे हूं वो झारखंड का लातेहार जिला है और लातेहार जिला से करीब 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर यह सरजू नामक स्थान पड़ता है और ये एक प्रखंड भी है। और इस प्रखंड में कभी नक्सलियों का बोलबाला हुआ करता था, लेकिन अब दृश्य पूरी तरह से बदल चुका है। हम सीधे रुक करेंगे यहाँ के स्थानीय लोगों के पास और उनसे हम जानेंगे कि उस समय की क्या स्थिति थी। और आज यहाँ पे हमने कई जगह पे गए और वहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से स्कूलों में तिरंगा फहराया जा रहा है या फिर अन्य जो प्रशासनिक स्थल हैं वहाँ पे भव्य रूप में तिरंगा फहराए जा रहे हैं और खेती बाड़ी भी जमकर हो रही है, दुकान खुले नजर आए। ये तमाम दृश्य यहाँ पे नजर आए हैं। हम चलेंगे, स्थानीय लोगों का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि तब और अब में क्या कुछ अंतर देख रहे हैं। तो खासकर आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस समय नक्सलियों का यहाँ पे बोलबाला हुआ करता था उस समय क्या स्थिति थी और आज जब विकास की पहिया यहाँ घूम रही है तो कैसा लग रहा है? सर, अभी जो हमारे क्षेत्र में है, जो अभी अमन चैन हो गया है, जिस समय नक्सली यहाँ रहते थे ये रोड नहीं था सर, हम लोग को आने जाने के लिए नहीं रहता था। यहाँ के लोग, गरीब लोग भूखे मर जाते थे, इलाज के अभाव में मर जाते सर। लेकिन अभी जो नक्सली लोग का पलायन हो गया, ख़त्म हो गया है, तो अभी हम लोग को देख रहे हैं कि कितने लोग, बच्चे लोग बुलेट से आ रहे हैं, जा रहे हैं। शिक्षा का भी विकास हुआ है, आवागमन का विकास हुआ है और आम जनता में शांति कायम हो गया है सर। 9 पहाड़ियों से घिरा हुआ ये पूरा क्षेत्र है और ऐसा माना जाता था कि इन 9 पहाड़ियों में ही नक्सलियों का बसेरा हुआ करता था। लेकिन यहाँ के जो सुरक्षा प्रहरी हैं, खास करके CRPF की बात करें, कोबरा बटालियन की बात करें, झारखंड पुलिस की बात करें या फिर झारखंड जगुआर की, इन तमाम लोगों के प्रयास से लातेहार आज नक्सल मुक्त हुआ है। चलिए आगे की ओर हम रुक करते हैं और जानते हैं कि वाकई में आज क्या कुछ बदलाव हुआ है और पर्यटन की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं। सबसे जो बड़ी बात हुई है, यहाँ नक्सलियों का ये अड्डा था, जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये पीछे उनका अड्डा था, यहाँ ट्रेनिंग सेंटर था और पूरा क्षेत्र नक्सलियों के कब्जा में था। कोई ना ऑफिसर यहाँ पे आते थे, ना किसी किस्म का कोई विकास था। लेकिन नक्सलियों के अंत होने के बाद यहाँ के लोगों में खुशी की लहर चली, यहाँ के लोगों को रोजगार मिला और आज आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ प्रखंड भी बना। इसके पहले प्रखंड भी नहीं था, किसी तरह का कोई टावर नहीं था, कोई संचार के साधन नहीं थी और यहाँ के लोग अपने को कटा हुआ मानते थे, अपने देश का जो हिस्सा जो होता है उस हिस्सा से अपने से दूर मानते थे। यहाँ का विकास अवरुद्ध था और पूरे क्षेत्रों में, ये जो गारू प्रखंड का क्षेत्र का हिस्सा है, पूरे क्षेत्रों में विद्यालयों में हो या सरकारी भवन हो, सभी जगह काले झंडे फहरते थे। ये हम लोग के लिए बहुत सुखद और अच्छा अनुभूति हो रही है कि विगत 2-3 सालों में हम लोग देख रहे हैं
कि यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज का भी सम्मान हो रहा है और लोग निर्भीक होकर चल रहे हैं। पहले रातों में चलना यहाँ मुश्किल था, लेकिन रात में या कल सुबह में जब भी जो जाना चाहेंगे वो जा सकते थे। यहाँ का स्थानीय लोगों का शादी विवाह दोबार हो गया था, कोई यहाँ पे कोई शादी विवाह नहीं करना चाहता था। ये जो क्षेत्र जो है बहुत ही अविकसित था। ये क्षेत्र है आदिवासियों का है, उरांव का है, हौ का है, परैया का है, लेकिन उनके विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पे आपको बता दें कि ये जो क्षेत्र है मुख्य रूप से जेजेएमपी नक्सली संगठन जो हुआ करते थे उनका ये मुख्य क्षेत्र कहलाता था और यहाँ पे वो सिर्फ बैठकें ही नहीं करते थे बल्कि कई तरह के समारोह भी आयोजन भी किया करते थे और नक्सली गतिविधियों को बढ़ावा देते थे। लेकिन आज दृश्य पूरी तरह परिवर्तित हो चुका है। लोग रोजगार से जुड़ते चले जा रहे हैं, कृषि शांतिपूर्वक कर पा रहे हैं, स्कूलों में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ये तमाम दृश्य हम लोगों ने आज गाँव में देखा है। जी बिल्कुल, और खासतौर से सोमेश आपसे भी जानना चाहेंगे यहाँ पर। बिल्कुल प्रणय आएंगे आपके पास लौट कर दोबारा, लेकिन सोमेश आपसे भी समझना चाहूंगा। आपने बताया कि तमाम वो जिले जो कि हम देखते थे किस तरीके से प्रभावित हैं, और प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में जिक्र किया कि जिस तरीके से हमारे जो पुलिसकर्मी थे जो शहीद वहाँ पर हुए हैं, जैसे कि युद्ध का किस तरह का माहौल रहता था, लेकिन आज बिल्कुल स्थिति जो है उसके विपरीत है। इसमें सरकार की जो नीतियाँ हैं वो किस तरीके से कारगर रही हैं, जो अलग अलग योजनाएं सरकार ने चलाई? जी, जिस तरह से आपने देखा होगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार का संयुक्त ऑपरेशन चला। बस्तर का जो कोर इलाका माना जाता था, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, ये वो इलाका है कि शाम ढलने के बाद लोग अपने घरों से नहीं निकलते थे। लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मदद से इस इलाके में नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने संकल्प किया था नक्सलवाद को खत्म करने को लेकर, तो संकल्प पूरा हुआ है और बस्तर से नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो गया है। इस वक्त मेरे साथ छत्तीसगढ़ में जो कैबिनेट मंत्री हैं केदार कश्यप, वो मौजूद हैं और लंबे समय तक इन्होंने नक्सलियों को करीब से देखा, अपने को भी खोया। इस वक्त हमारे साथ है। सर, आपने लंबे समय तक देखा, अपनों को खोया है, क्या कहेंगे, किस तरह से बदला है बस्तर? निश्चित तौर पे बस्तर इन वर्षों में जिस तरीके से इसमें परिवर्तन आया, उसके लिए हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, जिनके कारणों से और जिनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण से यहाँ पर विकास की गंगा बह रही है। और सड़कों का निर्माण हो, चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे चिकित्सा की व्यवस्था हो, सारी व्यवस्थाएं अब सुदृढ़ हो रही है। नहीं तो पहले हमारे इन क्षेत्रों में हमारे जो आदिवासी समाज के लोगों को और बस्तर के लोगों को इन सब सुविधाओं से वंचित होना पड़ता था, लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। और नक्सली होने के कारण से इन क्षेत्रों में तिरंगा तक फहराने के लिए हम लोग को अनुमति नहीं थी। तो फरमान जारी होता था कि यदि कोई तिरंगा फहराएगा तो उसके हाथ काट लिए जाएंगे, या फिर उसको गांव से बाहर बेदखल किया जाएगा, या फिर उसको मार दिया जाएगा। तो इस तरीके के प्रताड़ित करने का कार्यक्रम भी उस समय में नक्सलाइट किया करते थे। लेकिन अब उन क्षेत्रों में तिरंगा फहर रहा है और उसमें कहीं न कहीं से हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के उस दृढ़ इच्छा शक्ति को हम धन्यवाद देते हैं। हमारे सेना के और विभिन्न हमारे फोर्सेस जो सेंटर की फोर्सेस हैं, उनको हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, जिनके अदम्य साहस के कारण से पूरा क्षेत्र नक्सलवाद से मुक्त हुआ है। हमने सभी ऐसे हैं जो माननीय विधायक जी साथ में हैं, हमारे इस बस्तर क्षेत्र के बहुत सारे, क्योंकि हम सामाजिक व्यवस्था के दृष्टि से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कहीं न कहीं से कोई अपने भाई को खोया है, कोई अपने बेटे को खोया है, किसी न किसी रूप में। मैंने भी अपने भाई को खोया, मेरे भाई को भी उन्होंने आकर के मंदिर में जिस तरीके से हत्या कर दी, एक मतलब स्कूली बच्चे के रूप में उन लोग आए और वहां आकर के उस घटना को अंजाम दिया। अनेकों ऐसे अवसर हुए जब वो आते थे और घात लगा करके रेकी करके उस तरीके से कोशिश करते थे कि मार दिया जाए। ऐसे 2-3 बार मेरे साथ भी घटना हुआ है कि उन लोगों ने मेरे ऊपर कहते हैं कभी सामने ब्लास्ट कर दिया या फिर फायरिंग हुआ। इस तरीके से मामलों में कई मामलों में फंसे हुए हैं। माननीय हमारे विधायक जी हैं, वो भी कई समय तक कहते हैं इन सब चीज़ों का सामना किए हैं। करीगुट्टा की पहाड़ियों में पहली बार जो नक्सलियों का कोर इलाका हुआ करता, तो वहाँ आजादी के बाद पहली बार ध्वजारोहण हुआ है। आप लोग भी मोटरसाइकिल में गए थे, क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, करीगुट्टा तक, नारायणपुर से लेकर के करीगुट्टा तक लगभग 4 जिलों तक में हम लोगों ने लगभग 550 किलोमीटर का हमने जो यात्रा निकाली, तिरंगा यात्रा। उस तिरंगा यात्रा में हजारों लाखों लोग इसमें सम्मिलित हुए और कई गांवों के लोग, जहां पर हम लोग कभी दिन में नहीं पहुंच पाते थे, वहां पर हम रात के 11-12 बजे तक वहां लोग बड़े उत्साह के साथ में उस तिरंगा यात्रा का स्वागत कर रहे थे। माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी उस कार्यक्रम में थे। करीगुट्टा जैसे उस क्षेत्र में जहां पर
कभी हम सोच नहीं कर सकते, सोच नहीं पाते थे, कल्पना नहीं कर सकते। वहां पर जाकर तिरंगा फहराना एक मन को संतुष्टि प्रदान करने वाला। देखिए, जिस क्षेत्र को, जिस इलाके में कभी जिस तरह से नक्सलवाद पनपा था, उस इलाके में कोई जा नहीं सकता था, लेकिन उस इलाके में तिरंगा। सुरेखा भी हमारे साथ जुड़ गई है तेलंगाना के मुलुगु से। सुरेखा का यहाँ रुख करते हैं। सुरेखा, जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नक्सलवाद अब आखिरी सांसें गिन रहा है, यानी कि लाल आतंक का जो खात्मा है वो हो चुका है। और अगर तेलंगाना की बात करें तो कई जो शीर्ष नेतृत्व था इन नक्सलवादियों का, उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। तेलंगाना में क्या नई बयार दिखी है? जी देखिए, जिस करेगुट्टा की बात कर रहे थे कुछ देर पहले, छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता जब बात कर रहे थे, तो करेगुट्टे का दूसरा हिस्सा जो है वो तेलंगाना में आता है। और करेगुट्टा का वही इलाका है जहां पर आज जो है एक तो वहां पर झंडा फहराया गया, लेकिन साथ ही में आज यहां पर खेती का काम भी शुरू किया गया है। ये कहीं ना कहीं सूचित कर रहा है कि हमारा देश जो है किस तरीके से किसान पर निर्भर है, और हमारा जो कहते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर पर ज्यादातर निर्भर रहता है। और उसी को काम को अगर आज स्वतंत्रता दिवस के दिन अगर काम कर रहे हैं तो उससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है, और उससे ज्यादा क्या आजादी उन लोगों के लिए हो सकती है जो इस मौके का अवसर का जो है इतने सालों से कह सकते हैं कि करीब 5 से 6 दशक तक जो है इंतजार कर रहे थे। क्योंकि ये पीढ़ी जो अभी यहाँ पर जिनसे मैं मिलके आई हूँ वो 40-50 के उम्र के हैं, लेकिन उनके जो दादा परदादा है या फिर उनके माता पिता जो रहे हैं, वो उनके जो हालात है उनके वक्त में जो खत्म हो चुका था, अब वो वापस वो जिंदगी जी रहे हैं। और उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी आजादी तो यही है कि वो अपने घरों से बाहर निकल पा रहे हैं। क्योंकि उनका यही कहना था कि दिन के वक्त में भी कब कहां से गन की या फिर जो गोली की आवाज है वो कब सुनाई दे, और इसीलिए वो घर से बाहर नहीं निकलते थे, उनके बच्चों को घर से बाहर नहीं निकालते थे। और जब भी किसी को भी निकलना होता था, पूरा झुंड बनाकर पूरा का पूरा गांव जो है एक हफ्ते भर का खाना वगैरह सब कुछ जो है 18 किलोमीटर तक नीचे उतर कर लेकर आया करते थे। तो अब हालात बदल गए हैं, अब वो शाम के वक्त, रात के वक्त में भी उन इलाकों में घूम पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बता रही है कि ये असली आजादी है उनके लिए, जो 80 साल बाद जो है, ये कह सकते हैं कि 50-60 साल बाद जो है उनको आजादी मिली है। बिल्कुल सुरेखा, लेकिन जैसा आपने बताया कि जब वो खेती का काम अगर कर रहे हैं, यानी किस तरीके से आत्मनिर्भर हो सकते हैं, क्योंकि पहले ना तो इस तरह के काम थे, बल्कि जिस तरीके से हाथों में हथियार रहता था, अब हाथ का हुनर जो है या किस तरीके से मेहनत के साथ जब मुख्य धारा में लौटे हैं, तो क्या हम अपने देश के लिए कर सकते हैं। और भारत एक कृषि प्रधान देश, वहां पर इस तरह का जो योगदान कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरीके से जो है जब उनके परिवार वालों से मिल रही थी तो फिर उनकी तरफ से उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, और पिछले कुछ समय से हम कोशिश भी कर रहे थे, और इसीलिए क्योंकि यहाँ पर ऐसा माहौल नहीं बना था तो इसीलिए करीब 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर के जो हॉस्टल है वहां पर उन बच्चों को छोड़कर आते हैं, और कभी कभार 2-3 महीने में एक बार जाके उनको देख कर आ रहे थे। 4-5 साल के बच्चों को अगर हॉस्टल में रखने की मजबूरी अगर उन माओं की है तो आप सोचिए कि किस तरीके की दुस्थिति में वो लोग रह रहे हैं। लेकिन अब उनकी आशा जगी है, क्योंकि उनको जो है अधिकारियों की तरफ से ये सूचना दी गई है कि जल्द ही वहां पर स्कूल भी खुलेगा। और दूसरी तरफ जैसे ही ये कहा गया कि तेलंगाना मुक्त हो चुका है, करेगुट्टा का वो जो इलाका है वो नक्सल मुक्त हो चुका है, उसके बाद उनको एक ऑटो दिया गया है, उनको एक बाइक दिया गया है, ताकि जो भी वहां पर अगर बीमार पड़ता है तो उनको डोलियों में रखकर ले जाने की नौबत ना आए, बल्कि उनको ऑटो से कम जो है अस्पताल तक ले जाने की व्यवस्था जो है कम से कम इस वक्त की गई है। लेकिन हाँ, जल्द ही में यहाँ पर सुविधाएं भी बेहतर होंगी, ये भी कहा गया है। बिजली का काम शुरू हो रहा है, और सड़क की तो वहां पर हमें देखने को मिला ही कि करीब 28 किलोमीटर की सड़क जो है वो बन चुका है, जिसकी वजह से लोगों को अब कम से कम आने जाने में दिक्कत नहीं है, और कोई भी कभी भी उस गांव तक पहुंच सकता है। उस गांव के लोग जो है जो वहां से जो बड़े गांव है या फिर जो टाउन है वहां तक पहुंचने के लिए, खाने पीने के लिए पहुंचने के लिए उनको अब कह सकते हैं कि उस चीज की सहूलियत मिली है। साथ ही हमें आपसे ये भी पूछना चाहूंगे, स्वतंत्रता दिवस कहीं ना कहीं युवा शक्ति से जुड़ा हुआ स्वतंत्रता दिवस रहा है, थीम भी कुछ ऐसी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में भी बड़ी बातें युवाओं को लेकर आई। तेलंगाना की बात करते हैं तो किस तरीके से युवा शक्ति यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से प्रेरणा लेती हुई नजर आई?
जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से हम अगर तेलंगाना की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने सैटेलाइट्स की जो फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट है, इस तरीके की कई खबरें, कई युवाओं ने जो कमाल का काम किया है वो सब तो दिख ही रहा है। लेकिन यहाँ पर इस इलाके की अगर हम बात करते हैं, मुलुगु की या फिर करेगुट्टा के इलाके की, जहाँ पर जो पूरी तरीके से आदिवासी इलाका है, वहां पर भी लोग जो है अब अपने आप को आश्वस्त कर रहे हैं कि क्योंकि उनको अब ये कहा गया है कि ट्रेनिंग सेंटर्स खुलेंगे और उसके बाद ही में उनको जो हस्तकला की बात हो, क्योंकि यहाँ के लिए जाना भी जाता है, तो उन सारी चीजों में और टूरिज्म हब बनाने की बात की जा रही है, तो जाहिर तौर पर उनके लिए रोजगार की जो वहां पर सहूलियत है वो भी खुलेगी और उसको लेकर जो भी ट्रेनिंग की जरूरत है वो भी इन लोगों को दी जाएगी। जाहिर तौर पर जो वहां पर पैदा हुआ है उससे ज्यादा क्या बाकी के लोगों से ज्यादा हो रहा है, उनको वहां की प्राकृतिक के बारे में ज्यादा पता होगा, तो इसलिए उन्हीं को ज्यादा ट्रेनिंग देने की भी बात की जा रही है ताकि वो वहीं पर रहकर जो है अपने हुनर को और ज्यादा बेहतर कर सके और उनकी रोजी रोटी और उनकी जिंदगियों को भी बेहतर कर सके। बिल्कुल सुरेखा, और ये बताता हुआ कि कैसे जो विकास है वो लगातार अब हर जगह तक पहुंच रहा है। इससे पहले इस तरह की शायद जो ज़मीनी हकीकत है वो निकलकर भी सामने नहीं आती थी, लेकिन आज ये वही क्षेत्र हैं जो कभी नक्सल बेल्ट में जिनको गिना जाता था, वहाँ पर हम देख पा रहे हैं किस तरीके से विकास की जो परियोजनाएं हैं वो पहुँच रही हैं। आदिवासी कल्याण की हम बात करें या जैसा आपने बताया कि जो स्कूल्स की अगर बात की जाए, और कहीं ना कहीं परिवारों के लिए बेहद एक डर की स्थिति रहती थी, उसी वजह से बच्चों को दूर रखा जाता था। लेकिन अब जब स्कूल वहीं होंगे, तमाम सुविधाएं वहीं पर हैं, कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है, तो जाहिर तौर पर ना सिर्फ जो लोग हैं वो वहाँ रह सकेंगे, बल्कि और भी जो लोग मुख्यधारा से जुड़े हुए हैं, दूसरे क्षेत्र हैं जो कि बेहतर माने जा रहे हैं, वहाँ के लिए भी अगर आवागमन देखा जाए उस लिहाज से भी काफ़ी अहम हम मान सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और जैसे हम बात कर रहे हैं, हम सिर्फ उन लोगों के लिए या फिर उन इलाकों की बात नहीं कर रहे, हम नक्सलियों के भी अगर हम बात करते हैं तो आप खुद सोचिए कि देवजी जैसा व्यक्ति जो अपने जो सेंट्रल कमांड कमेटी के इतने कह सकते हैं कि बड़े स्तर पर रहे हैं, उन्होंने जब सरेंडर किया, आज उन्होंने अपने इंटर की परीक्षा जो 12वीं की परीक्षा दी, उन्होंने लॉ सेट जो है एंट्रेंस टेस्ट दिया और अब वो लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं। जो सोचिए, जो खुद संविधान के खिलाफ बात करते रहते हैं, आज वो संविधान की किताब लेकर जो है उसको पढ़कर उसके बाद जो है लोगों के हकों के लिए बात करने वाले हैं। तो ये सबसे बड़ा बदलाव है। तो आप सोचिए कि हम सिर्फ हथियार जो लेकर घूम रहे थे उनके खिलाफ नहीं बात कर रहे, हम कह रहे हैं कि उनकी जो सोच है उनमें भी बदलाव आया है। कैसे मुख्य धारा में लाया जाए, कैसे मुख्य धारा में लाके ये पूरा परिवर्तन किया जाए और पुनर्वास किया जाए, उन्हें विकास के साथ जोड़ा जाए, यही कहीं ना कहीं एक भाव है और इसी भाव के साथ इस समय भारत आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सुरेखा, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे ग्राउंड जीरो पर मौजूद संवाददाता हमें पल पल की अपडेट दे रहे हैं और राज्य में किस तरीके से स्वतंत्रता दिवस बड़े जोश के साथ, जश्न के साथ, उत्सव के साथ ये राष्ट्रीय पर्व मनाया जा रहा है। हम आपको हर जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं, फिर चाहे वो लाल चौक हो, ईटानगर हो, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर भारत को अष्टलक्ष्मी कहते हैं, या फिर तेलंगाना का वो राज्य हो जहां कहीं ना कहीं दशकों तक नक्सलवाद की जड़ें मौजूद रही और अब वो विकास के साथ जुड़ चुका है। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या कुछ खास हो रहा है और कैसे वहां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे, ये तस्वीरें भी आप तक साझा करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट की ओर से देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। इस स्वतंत्रता दिवस आइए उस जज्बे को सलाम करें जो भारत को आगे बढ़ाता है, दिल में हौसला और आने वाले कल की उम्मीद के साथ। न्यू इंडिया एश्योरेंस आपकी हर यात्रा और हर कल की सुरक्षा के साथ। आप सभी को गौरवमय और आनंदमय स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। विरासत से मिली पहचान, आजादी से मिला हौसला, नई सोच से बना नया हिंदुस्तान। ये कहानी है गर्व की, मेड इन इंडिया, बाय इंडियंस, फॉर इंडियंस। मिल्टन सेलिब्रेट्स प्राउडली इंडियन। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस,
जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम भारत एट 80, जहां पर आपको हम बता रहे हैं अलग अलग राज्यों में किस तरीके से जो आज़ादी का पर्व है मनाया जा रहा है। फिर चाहे हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें, जहां से हमारे संवाददाता दिनेश ने हमें बताया कैसे वहां आज़ादी का पर्व मना रहे हैं, या बात की जाए जम्मू कश्मीर की, लाल चौक से अनीस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही दंतेवाड़ा की अगर हम बात करें, सोमेश हमें बता रहे थे कैसे जो नक्सल मुक्त जब हम बात करते हैं कितना बड़ा बदलाव वहाँ हमें देखने को मिला है। सुरेखा ने भी बताया कैसे वहाँ भी अब तेलंगाना में जो स्थिति है वो बदलती नजर आ रही है, और साथ ही प्रणय ने भी इस बात की जानकारी दी कि कैसे एक जो बदलाव है हर कोई उसको महसूस कर रहा है और लोगों के लिए अब जो जीवन है वो और आसान बनता जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, वहाँ से हमारे संवाददाता जो हैं विकास जुड़ चुके हैं लखनऊ से। विकास, आपसे भी जानना चाहेंगे लखनऊ की अगर बात की जाए, किस तरीके से आज़ादी का जो पर्व है आज वहाँ मनाया जा रहा है? देखिए, आज़ादी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राजधानी लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में, चाहे जनपद मुख्यालय हो, चाहे ग्रामीण अंचल के क्षेत्र हो, हर जगह जोशोल्लास के साथ आज़ादी का पर्व मनाया जा रहा है। हम इस समय विधान भवन पर हैं। यहाँ पर मुख्य समारोह आयोजित हुआ था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर ध्वजारोहण किया था और पूरे प्रदेशवासियों से एक आह्वान किया है कि अब हमको विकसित भारत का जो संकल्प लिया है हमने, उसके लिए हमको मिलकर एक साथ चलना होगा। हमको गरीबी से लड़ाई लड़नी होगी, हमको असमानता से लड़ाई लड़नी होगी, हमको अराजकता से लड़ाई लड़नी होगी। पिछले 9 वर्षों में जिस तरीके से यहाँ पर काम किए गए, उत्तर प्रदेश की पहचान बदली। ये उत्तर प्रदेश वो था जहाँ के गांव बिजली नहीं पहुंची थी आजादी के सालों बाद तक, लेकिन पिछले 12 सालों में जिस तरीके काम हुआ, और अगर बात करें तो पिछले 2017 के बाद जिस तरीके से काम हुआ, गांव को रोशन किया गया। यहाँ 4 से 5 जिले ही ऐसे होते थे वीआईपी कल्चर जहां पर बिजली आती थी, लेकिन अब पूरे प्रदेश में निर्बाध बिजली की आपूर्ति की जाती है। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा बिजली सप्लाई करने वाले राज्यों में से गिनती हुई है, और इसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव हुआ, ये कहानी बताती है उत्तर प्रदेश की बदलती हुई तस्वीर की, कि यहाँ पर सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे इस समय उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर इन्वेस्टर समिट होती है तो सबसे ज्यादा एमओयू, यहाँ पर 40 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू होते हैं, और धरातल पे जिनको उतारे जाने का काम लगातार किया जा रहा है। देश भर से नहीं, विदेश से भी अब निवेशक उत्तर प्रदेश की ओर रुख कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हर वो सुविधा उपलब्ध हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे बिजली की सुविधा हो, चाहे कानून व्यवस्था की सुविधा हो, जिसने उत्तर प्रदेश की बड़ी पहचान बदली। यहाँ पर बड़े माफियाओं का नाम हुआ करता था। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया की बात जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते थे, ऐसी ही तस्वीर थी यहाँ की। लेकिन कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए यहाँ पर जब काम किया गया तो संगठित अपराध को जड़ से मिटाने के लिए पुलिस ने काम किया, और इसके साथ साथ यहाँ पर एक ऑपरेशन चलाया गया पुलिस की तरफ से कि अपराधियों को जिनकी धरपकड़ की जाती है उनको सजा भी जल्दी दिलाई जा सके। तो भयमुक्त समाज बनाने की यहाँ पर काम किया गया, और अब मिलकर हमको विकसित भारत का संकल्प लेना है, युवाओं का आगे बढ़ना है। बिल्कुल विकास, विकसित भारत के साथ कैसे विकसित उत्तर प्रदेश होगा, और उसके लिए तमाम प्रयास यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, और घोषणाओं के जरिए साथ ही नीतियों के जरिए उनका क्रियान्वयन भी किया जा रहा है। फिर चाहे स्मार्ट सिटीज हो, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या फिर निवेश आता हुआ दिख रहा हो, इन तमाम चीजों में उत्तर प्रदेश लगातार प्रगति करता हुआ नजर आ रहा है, और अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की मजबूत होती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर सुमेश के पास चलेंगे जो इस समय दंतेवाड़ा में है। सुमेश, पिछले 2-3 दिनों पहले हमने खबर देखी थी कि किस तरीके से नेशनल हैंडलूम डे पर बस्तर में जिन बेटियों के हाथ में कभी हथियार हुआ करते थे, आज वे रैंप वॉक करती हुई नजर आ रही थी, और ये एक बड़ा मैसेज यहां से जाता हुआ नजर आ रहा था कि कैसे हमारी बेटियां भी जो कभी हथियार पकड़े करती थी, आज वो मुख्य धारा में आना चाहती हैं। जी जरूर, मैं बताना चाहूंगा कि जो सुकमा की आपने तस्वीर देखी थी, वो सुकमा जिले की रहने वाली हैं,
और कभी इनके हाथों में बंदूक हुआ करता था, जंगलों में 20 सालों तक नक्सलियों के साथ रहती थी, लेकिन वो राजधानी रायपुर पर मॉडलिंग कर रही हैं। पूरे देश ने उस तस्वीर को देखा था और आप ये कह सकते हैं कि बस्तर वही क्षेत्र है जिसे बम बारूद और गोली के नाम से बस्तर को जाना जाता था, लेकिन बस्तर की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायण, तमाम ये वो इलाके हैं जहां पर नक्सल गतिविधियां देखने को मिलती थी। लेकिन 31 मार्च 2026 के बाद बस्तर किस तरह से बदला है, इस तस्वीर को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि कभी इनके हाथों में बंदूक हुआ करता था, लेकिन अब इनके हाथों में तिरंगा है। ये वही लोग हैं कि अलग अलग जगह से आए हुए थे, आत्मसमर्पण इन्होंने किया है और बस्तर इसी बात से हम महसूस कर सकते हैं कि बस्तर की किस तरह से खूबसूरती देखने को मिली है। मैं यहाँ के जो मंत्री हैं केदार कश्यप, उनसे एक बार मैं फिर पूछूंगा, जो ये साथ में महिला खड़ी हुई है, ये किस तरीके की आशा आज लिए बैठी है, क्या चाहती हैं कि आने वाला भविष्य भारत का कैसा हो? मैं इनसे बात कराने की कोशिश करता हूं। क्या नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली हैं आप? पुलिस लाइन में। अच्छा, ये बताइए कितने साल नक्सली संगठन में थी आप? मैं 5 साल थी। 5 साल थी। पहले के जीवन, आपके जीवन में क्या बदलाव आया था? पहले क्या क्या दिक्कत होता था? कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? आयते मारवी। कहाँ की रहने वाली हैं आप? पुलिस लाइन। कितने साल नक्सली संगठन में थी? 10 साल। 10 साल। 10 साल थी। अब यहाँ पर आके कैसा लग रहा है आपको? जीवन में क्या बदलाव हुआ है? खुश हैं आप? देखिए, इनके चेहरे पे मुस्कुराहट है, इस बात का सबूत है कि कितनी मुस्कुराहट है और साफ तौर पे इन्होंने अपने हाथ में तिरंगा भी लिया है और इस बात को ये बता रही हैं कि बस्तर किस तरह से बदला है और बदलते बस्तर की तस्वीर है। केदार कश्यप जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, बस्तर बदला है, ये इनके हाथ में कभी AK-47 हुआ करता था, आज इनके हाथों में तिरंगा है। निश्चित तौर पे हमारे इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का पहले नक्सलियों का कब्जा था, इसी कारण से अब हम इनका भी दोष नहीं दे सकते, क्योंकि उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के साथ में ये बड़ी वो थी, झंडा फहराने नहीं दिया जाता था, तो वहाँ गांव के लोगों के साथ में कैसा बर्ताव होता रहा होगा, ये तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से उनको अपने संगठन में शामिल करना और किस तरीके से उपयोग करना, ये उनका कार्य रहा है। लेकिन आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के और माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में इनका कौशल उन्नयन का कार्यक्रम किया जा रहा है, इनको सामाजिक दृष्टि से तैयार किया जा रहा है, इनको ऐसे प्रशिक्षण के माध्यम से ताकि अपने हुनर के माध्यम से ये अपना आर्थिक दृष्टि से भी मजबूत हो सके। इसके लिए इनको ड्राइविंग का है और फील्ड असिस्टेंट का है या फिर सिलाई का है, इस तरह के प्रशिक्षण देकर के उनको तैयार किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम और निश्चित तौर पे आपने उस बात का भी उल्लेख किया कि फैशन शो में हमारे यहाँ की बेटियों ने भाग लिया, तो इनमें बिल्कुल सोमेश, लगातार हम ये सुन भी रहे हैं, समझ रहे हैं किस तरीके से बदलाव जो है वो लगातार बस्तर में देखने को मिला है। उनसे भी बातचीत करेंगे। ये बताइए किस तरह से बदलाव हुआ है? जी, अभी बदलाव हुआ है तो हम लोग पहले जंगल में जब 20 साल 30 साल जो काम किए हैं, काम करने के बाद और भटके हुए रास्ते और इंसा के बिल्कुल, तो यहाँ देखिए लगातार जो तस्वीरें हैं वो अलग अलग जगहों से हमारे पास आ रही हैं और भावना, जो वही हमारे संवाददाता जिनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, जब जो राष्ट्रीय ध्वज, जब तिरंगा हाथ में रहता है तो एक अलग ही हर्ष होता है, अलग ही खुशी होती है और वो खुशी हम उनके चेहरों पर भी देख सकते थे। और ऐसी ही जो तस्वीरें हैं देश भर के कोने कोने से आ जा रही हैं और न सिर्फ देश बल्कि विदेशों की भी अगर बात की जाए, वहाँ भी जो तिरंगा है वो शान से लहराता हुआ नजर आता है। बिल्कुल, इनके हाथ में कभी हथियार हुआ करते थे, दशकों तक इनके हाथों में हथियार रहा। आज जब वो हाथ में तिरंगा लिया है, एक अलग गर्व की अनुभूति हो रही होगी। एक मुख्य धारा से जुड़ती हुई हम भारत सरकार लेकर आ रही है उनको, कई नीतियां बनाई जा रही है, पुनर्वास नीतियां हैं, शिक्षा से जोड़ने की नीतियां, ताकि सिर्फ उन्हीं के हाथों में हथियार ना रहे, उनके बच्चे भी, उनकी आने वाली पीढ़ी भी ये सीखे और ये समझे। और साथ ही साथ शिक्षा को लेकर कई यहाँ योजनाएं लेकर आ रहे हैं। यहाँ हमारे साथ विकास लगातार जुड़े हैं, जो उत्तर प्रदेश से तस्वीरें हम तक साझा कर रहे हैं। विकास, हम देख रहे हैं कि कैसे बीते कुछ सालों में उत्तर प्रदेश ने कई गुना विकास किया है, अर्थव्यवस्था यहाँ मजबूत होती जा रही है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पिछले 12 साल की उपलब्धियों को गिनवाया और आने वाले 5 साल के भविष्य का रोड मैप कैसा हो उसको भी तैयार किया। ऐसे में राज्यों की क्या भूमिका बनती है? देखिए, राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका बनती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संकल्प पहले ही प्रदेशवासियों
को करवाया था कि जब $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात होती है तो उत्तर प्रदेश अपनी उसमें बड़ी भूमिका अदा करे, और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य उत्तर प्रदेश के लिए रखा गया था और उस दिशा में तेजी से काम किया गया था। यहाँ पर बड़े निवेश आए उत्तर प्रदेश में और लगातार सिलसिला जारी है उनको धरातल पे उतारने का। यहाँ पर युवाओं को ट्रेंड करने की बात कही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज एक योजना शुरू करने की बात कही है जिसमें युवाओं को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, AI की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार से जोड़ा जा सके। और सबसे बड़ी बात है, आज देश का युवा अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है। जब उसको ऑनलाइन कोचिंग फ्री मिलेगी तो उसको कोचिंग की तैयारी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। पीएम मोदी के इस आह्वान से युवाओं को एक नई ऊर्जा मिली है कि अब उनको दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात है, युवाओं के कंधे पे ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है विकसित भारत बनाने की, और उनको इसके लिए सशक्त किया जाएगा, मजबूत किया जाएगा, उनको स्किल दिलाई जाएगी, उनको वो अवसर दिलाए जाएंगे जिस क्षेत्र में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो। खेल के क्षेत्र में भी तमाम सारी अपार संभावनाएं हैं। हमने देखा कि पूरे देश में जिस तरीके से खिलाड़ियों का प्रदर्शन दिन ब दिन इंटरनेशनल लेवल पर बेहतर होता जा रहा है, हमें तुलना अब उनसे करनी है जो विकसित राष्ट्र हैं। तो उसी तरह हमारे जो खिलाड़ी भी उस लेवल पर जाएं, उनके अंदर क्षमता है, बस क्षमता निखारने की जरूरत है। जी बिल्कुल, उसी क्षमता को निखारने के लिए उसका भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि कैसे टैलेंट हंट किया। उन्होंने यहाँ बताया कि करीब 5 से 15 वर्ष की जो आयु के बच्चे हैं, कैसे उनको और निखारा जाएगा। और अहमदाबाद से भी आपको बताने सुमन जो हैं हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, हमारी संवाददाता सुमन बरोना। सुमन, आपसे भी जानना चाहेंगे, अगर बात की जाए अहमदाबाद की, गुजरात की, किस तरीके से आज का जो दिन है सुबह से ही किस तरह का उत्साह जो है लगातार देखने को मिल रहा है, और किस तरीके से लोग जो हैं उन्होंने आज जो प्रधानमंत्री का जो भाषण है जाहिर तौर पर सुना होगा, कैसे वो देखते हैं जब हम 80वें स्वतंत्रता दिवस की बात कर रहे हैं? तो बिल्कुल, गुजरात में भी चाहे बच्चे से लगाकर हर वर्ग का उम्र का जो लोग हैं उनमें स्वतंत्रता दिवस को लेकर खास अलग ही जो उत्साह है वो यहाँ पर रहता है। मैं बात आपको गुजरात की करूँ तो गुजरात में अभी तक कई दिनों से तिरंगा यात्रा का जो आयोजन है वो किया जा रहा है, जहाँ पर गली गली से तिरंगा यात्रा जो है वो निकलती है, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इसके साथ ही गुजरात भर में 70 लाख से अधिक ऐसे घर हैं जहाँ पर अपनी छतों पर वो तिरंगा लहराते हैं। ये सब प्रतीक है कि देशभक्ति के प्रति, देश के प्रति वो अपनी। जी सुमन, आपके साथ और भी जानकारी जो है आपसे हम लेंगे। तस्वीरें भी लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां भी जो ध्वजारोहण है किया गया, और लगभग ऐसी तस्वीरें हर जगह से हमारे पास आ रही हैं। और खासतौर से सुरेखा, आपसे भी ये जानना चाहेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज की जब हम बात करते हैं वहां भी हमने देखा किस तरीके से तिरंगा जो है फहराया गया, लेकिन अब जो आने वाला समय है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनके लिए शायद इस बार का जो पर्व है आज़ादी जो है, पहली बार वो आज़ादी का पर्व जो है ना सिर्फ उसमें शामिल हुए हैं बल्कि अंदर से वो महसूस कर रहे हैं कि आज़ादी होती क्या है। उसके लिहाज से अगर देखा जाए, क्या कुछ जो आपसे भी आपने लोगों से बात की होगी उनका कहना था? जी हाँ, देखिए जो 80 साल पहले जो है हमारे जो बड़ों ने जो वो एक महसूस किया था कि आजादी की सांसें क्या होती है, आजादी क्या होती है, आज वही अगर ये गांव के लोग देख रहे हैं तो समझ कर देखिए कि किस तरीके से जो है वो आजादी का मतलब उनके लिए कितना ज्यादा है। जब हम बात डेवलपमेंट की करते हैं, विकास की करते हैं, तो तेलंगाना की बात ही नहीं, पूरे देश भर में सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब हम सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है जहां पर यहाँ शहर में पढ़ने वाले छात्र जो है कुछ कर सकते हैं, लेकिन आज हम देखते हैं कि अव्वल नंबरों के साथ या फिर बहुत ज्यादा कला और निपुणता के साथ जो है छोटे छोटे गांव से लोग निकलकर बाहर आ रहे हैं। किस तरीके से स्किल्स के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्ट करते हुए जो है किस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं और पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम आगे कर रहे हैं। तेलंगाना की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर सिर्फ IT या फिर फार्मेसी की नहीं बल्कि यहाँ के खिलाड़ियों की भी, अब यह खिलाड़ियों की जब हम बात करते हैं, हाल के दिनों में हमने देखा है कि सिर्फ हैदराबाद से नहीं खिलाड़ी आ रहे हैं, बल्कि हम देखते हैं कि मुलुगु के हो जिस जिले में हम रह रहे हैं या फिर साथ के लगे हुए भोपालपल्ली, जयशंकर, भोपाल, ये छोटे छोटे जो जिले हैं जहां पर बहुत ज्यादा विकास नहीं देखने को मिलता था, लेकिन इन जिलों से खिलाड़ी निकल कर आ रहे हैं। तो ये बताता है कि इनको एक मौके की जरूरत थी, अब वो मौका मिल रहा है, वो मंच मिल रहा है जहां से वो अपने हुनर को जो है पूरे दुनिया भर में दिखा पा रहे हैं। और जब पदक तालिकाओं की जब हम बात करते हैं तो उम्मीद यही करते हैं कि अगर इनको
इनको थोड़ा सा और ज्यादा अगर इनको और स्किल्स की अगर हम लोग इनको दे सकते हैं असिस्टेंस, तो पूरे दुनिया में मेडल्स के जब ओलंपिक्स की बात हो या फिर या बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल की जो स्पोर्ट्स सुमन, आप हम तक जानकारी दे रही थी कि कैसे गुजरात अहमदाबाद में आज स्वतंत्रता दिवस के रंग अलग ही कुछ दिख रहे हैं। आज पतंग भी उड़ाई जाती है, क्या वहां कुछ ऐसा नजारा भी देखने को मिल रहा है? किस तरीके से युवाओं में आज जोश, उत्साह, हर्षोल्लास और एक गर्व की अनुभूति देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, बच्चे से लेकर युवाओं से लेकर हर वर्ग का जो इंसान है, व्यक्ति है, वो आज के दिन स्वतंत्रता दिवस के दिन पर उनकी आंखों में एक अलग चमक दिखाई देती है, एक अलग जो उत्साह है वो दिखाई देता है। बेशक गुजरात में भी लगातार बीते कई दिनों से तिरंगा यात्रा का जो आयोजन है वो किया जा रहा है। गली गली से, रस्तों से तिरंगा यात्रा का जो है वो आयोजन होता है, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर जो है वो हिस्सा लेते हैं। साथ ही गुजरात में 70 लाख से अधिक ऐसे घर है जहां पर जिनकी छतों पर तिरंगा जो है वो लोग लहराते हैं। ये सभी अपने देश के प्रति अपनी एक देशभक्ति को दिखाने का, एक प्रेजेंट करने का जो है वो तरीका है। और बिल्कुल युवाओं में भी काफी जो उत्साह है जो वो दिखाई देता है। प्रधानमंत्री की जो आज स्पीच रही, जिसमें उन्होंने चाहे डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की बात की, कनेक्टिविटी की बात की, सब कुछ ये बातें जो है वो युवाओं को प्रेरणा देती हैं। और युवा इन सभी से बातों से प्रेरणा लेकर अब आगे की भविष्य का जो रोड मैप है वो तैयार करना है। हम जानते हैं कि गुजरात एक ऐसा स्टेट है जो सभी अन्य राज्यों के लिए एक आइडल के रूप में जो है वो उभर कर आ रहा है। बीते कई दशकों की बात की जाए तो गुजरात में जिस तरीके से विकास हो रहा है, बड़ी बात है, और गुजरात में जिस तरीके से सेमीकंडक्टर को लेकर एक बड़ा काम हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऐसे देश को एक सेमीकंडक्टर हब बनाना, और गुजरात में इसकी कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका दिखती है। ने हालांकि कुछ महीनों पहले ही देखा कि किस तरीके से साणंद में भी कई सेमीकंडक्टर के प्लांट का उद्घाटन हुआ। एक समय था जब हम अन्य देशों से सेमीकंडक्टर को जो है वो आयात किया करते थे, लेकिन अब आज हमारे देश के अंदर ही सेमीकंडक्टर की चिप हो या सेमीकंडक्टर के अन्य जो उपकरण है वो यहाँ बन रहे हैं। और बेशक हम अब दूसरे देशों को सेमीकंडक्टर का जो बेचने के लिए या उन्हें देने के लिए अब हम तैयार हैं। सेमीकंडक्टर के रूप में गुजरात तो आगे बढ़ ही रहा है। साथ ही इस सेक्टर से जुड़े हुए जो अन्य सेक्टर है उनका भी डेवलपमेंट यहाँ पे देखा जाता है। रोजगारी की बात की जाए तो लोग अक्सर सेमीकंडक्टर के क्षेत्र से जुड़ने के लिए अन्य देशों में जाया करते थे, लेकिन अब देश भर के अलग अलग कोनों से लोग गुजरात में आ रहे हैं। और यहाँ पर जिस तरीके से सेमीकंडक्टर का हब बन रहा है तो उनके लिए रोजगारी के साथ साथ अन्य कई अपॉर्चुनिटीज का भी एक मौका जो है वो बन रहा है। जी बिल्कुल, अलग अलग अगर देखा जाए तमाम रोजगार की संभावनाओं की बात की जाए और कहीं ना कहीं दारोमदार जो है युवाओं पर हम देख सकते हैं, उसी का जिक्र लगातार प्रधानमंत्री ने भी किया। फिलहाल ज्योति जो है हमारे साथ जुड़ गई हैं बेंगलुरु से। ज्योति, आपसे भी जानना चाहेंगे किस तरीके से आज का जो दिन है, कैसे आज़ादी का जो जश्न है वो वहां पर मनाया जा रहा है? और बिल्कुल, आज तो देश भर में 80 साल की हम आजाद महोत्सव संभ्रम में सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितने उत्सुक है, छात्रा से लेकर बड़े लोग से लेकर बच्चे से लेकर बड़े लोग, सब लोग, जो हर घर तिरंगा है। आज तो हर देश में हर कोने कोने में हम तिरंगा देख सकते हैं। तो सुबह सुबह ही सब लोग उनके घर से सज धज के, ये कोई ना मतलब घर का जो फेस्टिवल होता है उसके भी ऊपर से है कि देश का एक आजादी महोत्सव है। तो कर्नाटका में भी हर जगह पे, बेंगलुरु में अभी मैं मानेकशा परेड ग्राउंड में हूँ, यहाँ पे राज्यपाल जी ने फ्लैग होइस्ट किए थे। और उसके साथ साथ विधानसभा में हर जगह पे लोग बहुत ही उत्सुक से आ रहे हैं। 80 साल का स्वतंत्र महोत्सव है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रेड फोर्ट से वहां पे देश की हर लोगों को एड्रेस करते हुए उन्होंने बहुत ऐसी अहम सब्जेक्ट के बारे में बात की है। और यहाँ पे भी कर्नाटका में भी मैं सुबह से देख रही हूँ जो लोगों में इतना उत्साह है। अभी भी आप देख सकते हैं जो पीछे है सब लोग मतलब यहाँ पे तिरंगे के साथ फोटो ले जी माता की नारे लगा रहे, जय हिंद कह रहे। तो ऐसे जो सीन है ना, ऐसे दृश्य है ना, बेंगलुरु में तो बहुत जगह पे ऐसे देखने को मिलता है। और बेंगलुरु में स्पेशली आज फ्रीडम हब्बा कहकर एक फ्रीडम फेस्टिवल भी मनाने जा रहे हैं। तो वहां पे भी लोग, वीकेंड भी है, जो बच्चों के साथ, फैमिली के साथ सब लोग वहां पे जा रहे हैं। तो कर्नाटक के दूसरे जिला में भी वहां पे भी मिनिस्टर्स जाकर वहां पे फ्लैग होस्ट कर चुके हैं। तो पूरे देश आज तो तिरंगे की झंडे में, तिरंगे के उत्सव में पूरा मना रहे हैं। तो हम प्रधानमंत्री जी की, नरेंद्र मोदी जी की भाषण के बारे में अगर सुने तो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा बहुत छोटे छोटे चीजों को वो बहुत महत्व देते हैं। जैसे अभी उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक के बारे में बताया, उसके साथ साथ हमें ओलंपिक को भी होस्ट करना है। उन्होंने कहा विमेन एम्पावरमेंट के लिए साथ लेकर युवाओं को कैसे हमें उन्हें उत्तेजन देना चाहिए। लोकल टू वोकल, यहाँ पे जो 2014 से लेकर आज तक भारत जैसे जिस हद तक प्रगति पा रहा है और जो विश्व का हर देश है ना भारत की तरफ देख रहा है, तो ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी भाग्यशाली की बात है। 80 साल का स्वतंत्र महोत्सव मना रहे, ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि इसके स्वतंत्र के पीछे में लाखों लोगों की बलिदान है, उनका त्याग है, उनका त्याग और उनका बलिदान की कुर्बानी की प्रतीक है। आज हम सब स्वतंत्रता से, फ्रीडम ऑफ स्पीच, हम सब हमारी जो बातें रख पा रहे वो इन्हीं लोगों के वजह से, इन्हीं लोगों के फ्रीडम मूवमेंट के वजह से, चाहे वो महात्मा गांधी जी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, बाल गंगाधर तिलक हो, भगत सिंह हो, इन लोगों ने हमारे देश के लिए लोगों को इकट्ठे किए। आज यहाँ पे देख सकते तिरंगा महोत्सव, लोगों की आंखों में वो जश्न है, वो रोशन है कि 80 साल से पहले हमारा देश जो ब्रिटिश के कबंद बाहों में थे, आज हम सब फ्रीडम हो चुके हैं, स्वतंत्रता पा चुके हैं, बिल्कुल उन लोगों के वजह से। तो आज तो जश्न वैसे ही रहेगा। अभी स्टार्ट हो चुका है, विधानसभा जो है वहां पे फ्रीडम मोमेंट, फ्रीडम हब्बा चल रहा है, वहां पे लोगों की जो भीड़ ही चल रहा है। बिल्कुल ज्योति, तो लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बेंगलुरु में भी स्वतंत्रता दिवस बड़े जोश के साथ मनाया जा रहा है और अलग अलग रंग यहाँ देखने को मिल रहे हैं और अलग अलग नामों से कहीं ना कहीं इस पूरे उत्सव को मनाया जा रहा है। हर घर तिरंगा अभियान चला, घर घर तिरंगा, दिल में तिरंगा, इसी जोश के साथ सभी आगे बढ़ रहे हैं और चप्पे चप्पे पर इस समय हमारे संवाददाता हम तक उन सभी रंगों में जो अभी सराबोर है देश, उसकी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं, विकास लखनऊ से जुड़े हुए हैं। विकास का एक बार फिर से रुख करेंगे। विकास, उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों की बात करें, पिछले कुछ समय की बात करें और अलग अलग क्षेत्रों में जिस तरीके से विकास की बात करें, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, एयरपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, जेवर एयरपोर्ट की बात करें, फिर हम जिस तरीके से निवेश आता हुआ देख रहे हैं, लगातार हम देख रहे हैं कि निवेश बढ़ रहा है और अलग अलग क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश यहाँ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, अलग अलग क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश अपनी अलग पहचान बनाते हुए नजर आ रहा है और निवेश का सबसे अच्छा गंतव्य बनता जा रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में यहाँ पर जिस तरीके से काम किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, सबसे पहली बात उन्होंने की कि यहाँ पर कानून व्यवस्था बेहतर बनाई। क्योंकि कोई भी निवेशक आता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा बड़ी बात होती है कि वहाँ की कानून व्यवस्था कैसी है, वहाँ पर गुंडे माफिया तो नहीं है। तो प्रदेश को माफियों से मुक्त किया गया। उसके बाद यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया गया, यहाँ पर क्राइम रेट कम हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, मजबूत हुआ है। विकास, हमारे साथ योगेश शीतल भी जुड़ चुके हैं महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से। योगेश, कहीं ना कहीं जो गढ़चिरौली है अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है, आदिवासी संस्कृति के लिए मशहूर है। किस तरीके से अगर गढ़चिरौली की बात करें तो यहाँ स्वतंत्रता दिवस के रंग दिखाई दे रहे हैं और पीछे स्कूली बच्चे भी कुछ नजर आ रहे हैं। बॉर्डर पे है जो गढ़चिरौली का जो दमरांचा है और बीजापुर जो छत्तीसगढ़ का है उसके बॉर्डर पे दमरांचा है। वहीं पे हमारे पीछे आप देख सकते होंगे कि जो यहाँ की जो आदिवासी संस्कृति है उसको यहाँ पे जो है उस तरीके से यहाँ पर दिखाया जा रहा है। जो स्कूली बच्चे आपको दिख रहे होंगे उस कार्यक्रम के जरिए जो है वो यहाँ पर जो है वो कार्यक्रम यहाँ पे किया जा रहा है। यही सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि अगर आप दमरांचा के अलग अलग छोटे छोटे मतलब पंचायत ऑफिस में जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, जो कि शासकीय संस्थाएं, वहां पे जाएंगे तो हर जगह जो है आदिवासी अपना कार्यक्रम जो है वो बहुत ही अच्छे माहौल में, सुरक्षित माहौल में वो जो है वो वहां पे कर रहे हैं। आपको एक जो दृश्य है, ये आपको आदिवासी जो बच्चे हैं इनका आपको दृश्य इनका नृत्य दिख रहा होगा। आप हमें जरा बताइए कि कौन सा नृत्य है और कब किया जाता है? ये गोंडी, गढ़चिरौली जिले के गोंडी समाज की रीति है और ये हर जगह पर हम यही, एक तो भी गोंडी समाज के रीति के गाने हम सांस्कृतिक कार्यक्रम में हम दिखाते हैं, हमारे स्कूल के माध्यम से या और गांव के माध्यम से हम गोंडी रिवाज के हिसाब से कम पूरे गाने तक गोंडी रिवाज के चलता है। हम चाहेंगे आप पहले तो ये दिखाइए, जो दर्शक है उनको पहले ये आप दिखाइए कि वो देख सके कि गढ़चिरौली में इस वक्त कैसा माहौल है। जो रेड कॉरिडोर का इलाका कभी कहा जाता था, वहां पे किस तरीके का जो दृश्य है वो आपको दिख रहा होगा। सीआरपीएफ के जो लोग हैं वो आपको दिख रहे होंगे, सीआरपीएफ की जो पूरी टीम है वो है यहाँ पे। इसके अलावा आसपास के क्षेत्र में कुछ जगह पुलिस की टुकड़ियां हैं, क्योंकि यह जगह करीब सुरक्षित है अब। तो यहाँ पे जो है हर जगह जो है फोर्सेज के अलावा जो लोकल जो लोग हैं, जो समाज के लोग हैं,
वो भी वहाँ पे बढ़ चढ़ कर इस बार स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं परिवार के साथ, बच्चों के साथ। और यहाँ पे जिस तरीके से आप मंच पर देख रहे होंगे महाराष्ट्र पुलिस का वहाँ पे डाइस लगा हुआ है। ये कार्यक्रम सुबह से ही चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि सुबह में झंडोत्तोलन के बाद से ये कार्यक्रम चल रहा है। तिरंगा रैली निकाली गई, जो यहाँ पे नवी बटालियन है उनकी ओर से तिरंगा। योगेश और हमारे संवाददाता रजत वोरा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जम्मू से, उनका भी जल्दी से रुख कर लेते हैं। रजत, आपसे भी जानना चाहेंगे किस तरीके के रंग जो हैं वो आज नजर आ रहे हैं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर। जी बिल्कुल, आज जम्मू में भी भव्य कार्यक्रम जो है वो मौलाना आज़ाद स्टेडियम में हुआ, जिसमें जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने यहां पर कार्यक्रम को संबोधित किया और साफ तौर पर जम्मू कश्मीर की पिछले कुछ सालों में हुई डेवलपमेंट की जो गाथा है वो उन्होंने बताई। प्रधानमंत्री का संदेश जिस तरह था युवाओं के लिए, उसी तरह का संदेश यहां से भी दिया गया। और खासतौर पर बता दें कि जम्मू कश्मीर जो पिछले एक साल में उसने जो तरक्की की राह देखी है वो अलग है। 5,000 करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट पिछले एक साल में जम्मू कश्मीर में आई। इसके अलावा जो वंदे भारत ट्रेन आज कश्मीर को देश भर से जोड़ रही है वो अपने आप में जम्मू कश्मीर की तरक्की की जो दास्तां है वो बयान करती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जो विजन जम्मू कश्मीर को लेकर थी, खासतौर पर 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरह की डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर में लाए गए। अब हम देख रहे हैं कि दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे जो 6 घंटे में कटरा से दिल्ली तक का सफर तय करेंगे लोग, तो साफ तौर पर यह दर्शाता है कि किस तरह से चाहे वो ट्रेन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रेलवेज हो या फिर किसी भी तरह के अगर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की बात करें तो जम्मू कश्मीर में। और आज जब 80वां स्वतंत्रता दिवस देश मना रहा है तो जम्मू कश्मीर के उन लोगों को भी याद करने की यहाँ पर जरूरत है जिन्होंने 47 का जो दर्द है वो झेला था और आज कहीं ना कहीं वो जम्मू कश्मीर और भारत की तरक्की में लगातार योगदान दे रहे हैं। हमने देखा कि देश भर के अलग अलग कोनों से जब जम्मू कश्मीर लोग आते हैं तो पिछले साल के मुकाबले इस साल हमने देखा 1.7 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं जम्मू कश्मीर में एज ए टूरिस्ट वो यहाँ पर आए थे, जो अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह से टेररिज्म खत्म हुआ है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में किस तरीके की माहौल है इस समय? स्वतंत्रता दिवस वहां कैसे मनाया जा रहा है? वक्त बहुत कम है, बड़े संक्षेप में बताइएगा। बिल्कुल, यहाँ पर 80वां स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया है। इस बार राज्य स्तरीय जो समारोह है वो बीकानेर में आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा यहाँ पर बतौर मुख्य अतिथि यहाँ रहे और उन्होंने यहाँ पर इस स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण किया और युवाओं को, प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह का ख्वाब केंद्र की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2047 में विकसित भारत का देख रही है, डबल इंजन की सरकार राजस्थान के अंदर विकसित राजस्थान का ख्वाब लेकर चल रही है और इसे पूरा करने में हर व्यक्ति को कंधे से कंधा मिलाकर के चलने का आह्वान उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से केंद्र सरकार जो है वो एक बड़ा सहयोग यहाँ पर दे रही है। HPCL रिफाइनरी के तहत 80,000 करोड़ का निवेश यहाँ पर किया गया है, जिसके कारण हजारों लोगों को जो है रोजगार की राह उनकी प्रशस्त हो पाई है। और इसके साथ ही और कहा कि हाल ही के दिनों में जब PM यहाँ पर बीकानेर में आए थे तो 26,000 करोड़ के जो है अलग अलग जो यहाँ पर बजट है वो दिए गए थे, जिससे बिल्कुल महेश, और न सिर्फ राजस्थान बल्कि देश के तमाम राज्यों में हम देख सकते हैं कैसे जो विकास से देखने को मिल रहा है। लगातार जो बजट है उसमें हम देखते हैं कितना बढ़ावा हुआ है। और जब हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, जाहिर तौर पर हर एक बढ़ते साल के साथ नए विकास की जो इबारत है वो हमारे देश में देखने को मिलती है। आप सभी संवाददाताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो संस्कृतियां अलग अलग हो सकती है लेकिन संकल्प एक है, अलग अलग राज्यों के रंग अलग अलग हो सकते हैं लेकिन ये तिरंगा एक है, जज्बात एक है, जज्बा एक है। भारत की विविधता इसी खूबसूरती में है और इसी तिरंगे के जज्बे के साथ 80वें स्वतंत्रता दिवस की एक बार आप सभी को फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, नमस्कार।